नमस्कार दोस्तों। आज हम शास्त्री भाग द्वितीय के नव्य व्याकरण द्वितीय पत्र का पाठ्यक्रम तथा प्राचीन प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की शास्त्री भाग द्वितीय के नव्य व्याकरण द्वितीय पत्र के पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रकरणों के अंक विभाजन के साथ पूर्व के प्रश्न पत्र के माध्यम से उत्तर देने का तरीका समझाया जाएगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की शास्त्री भाग द्वितीय का नव्य व्याकरण द्वितीय पत्र का पाठ्यक्रम है जो आप स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ चलता है जो कि भट्टोजी दीक्षित जी द्वारा लिखित है। इसके भवादी गण से लेकर चुरादी गण तक के 10 गण हैं। वो 10 गण आपके पाठ्यक्रम में चलते हैं। 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भवादी से चुरादी गण तक का आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस प्रश्न पत्र के पूर्णांक 100 होंगे। उत्तीर्णांक 36 होंगे। पास होने के लिए 36 अंक चाहिए। प्रथम श्रेणी के लिए 60 अंक चाहिए और द्वितीय श्रेणी के लिए 48 अंक चाहिए। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के भवादी गण से चुरादी गण तक आने वाले कुल 10 प्रकरण है। तो 10 प्रकरणों में जो है वो आपके सामने पहला है भवादी गण जिसमें भू धातु से शुरुआत है। इसके बाद अदादी गण अद धातु से शुरुआत है। तीसरा है ज्योत्यादि गण जो हु धातु से शुरुआत है इसकी। चौथा है दिवादी गण जिसमें दिवु धातु से शुरुआत है। पांचवा है स्वादिगण इसमें सुई धातु से शुरुआत है। छठा है तुदादिगण जिसमें तुद धातु से शुरुआत है। और सातवां है रुधादिगण जिसमें रुद्ध धातु से प्रारंभ है। आठवां है तनादिगण जहाँ पे तनु धातु से प्रारंभ है। और नौवां है क्रियादिगण जो क्री धातु से प्रारंभ है। और 10वां है चुरादिगण जो चुर धातु से प्रारंभ है। इस तरह से ये 10 गण हैं। ये आपके पाठ्यक्रम के हिस्से हैं। इसका जो अंक विभाजन रहेगा तो अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो 10 प्रश्न आएंगे। 10 के 10 आपको करने हैं। कोई विकल्प नहीं मिलेगा इसमें। और सभी प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। तो 20 नंबर के अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 10 प्रश्न आपके आएंगे प्रश्न पत्र में। 10 में से केवल 5 आपको करने हैं। और जो 5 प्रश्न होंगे वो 6-6 अंक के होंगे अर्थात 30 अंक का आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। निबंधात्मक प्रश्न में 8 प्रश्न आएंगे। 8 में से 4 आपको करने हैं। तो 4 प्रश्न जो होंगे वो 8-8 अंक के होंगे अर्थात 32 अंक के निबंधात्मक प्रश्न होंगे। और अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न आएंगे। 2 में से 1 प्रश्न आपको करना है और वो 18 अंक का होगा। तो इस तरह से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 20 अंक के, लघुत्तरात्मक प्रश्न 30 अंक के, निबंधात्मक प्रश्न 32 अंक के और अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न 18 अंक के। इस तरह से आपका 100 अंक का ये प्रश्न पत्र रहेगा। विषय वस्तु विभाग निर्देश को हम आगे देखते हैं। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसमें से 10 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो अति लघुत्तरात्मक 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न जो होंगे वो केवल भवादी गण से होंगे। और उसके बाद जो बचे हुए 5 प्रश्न है वो बाकी के जो 9 गण बच गए अदादि ज्योत्यादि दिवादी स्वादि तुदादि रुधादि तनादि क्रयादि और चुरादि, बाकी के 9 प्रकरणों में से 5 प्रश्न रहेंगे और अकेले भवादी गण से 5 प्रश्न रहेंगे। अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न में जो होंगे वो 10 प्रश्न होंगे वो निम्नलिखित में से संबंधित होंगे। तो जैसे लकार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से गुण से संबंधित, वृद्धि से संबंधित, परस्मैी पद से संबंधित, आत्मनेपद, विकरण, सेट, अनिट, वेट, यासुट, सुट, ये इन्हीं प्रकरणों के हिस्से हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जो 2-2 नंबर के प्रश्न आपके होंगे। तो पहले के जो प्रश्न पत्र में आए हुए हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इनको विस्तार से अगली स्लाइडों में समझा रखा है तो आप आगे देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था किम नाम सकर्मकत्वम, सकर्मक किसको कहा जाता है। तो फल व्यापाराय और व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम, फल और व्यापार जिसके व्यधिकरण में हो अर्थात एक आश्रय में न हो, भिन्न भिन्न आश्रय में हो, ऐसे व्यापार का जो वाचक होती है वो धातु सकर्मक धातु होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है लकारेशु पंचमो लकारे किम विषय के, 10 लकार होते हैं। 10 लकारों में से जो 5वां लकार होता है वो लेट लकार होता है। तो उसके संबंध में इन्होंने पूछा है कि वो किसके काम में आता है, किससे संबंधित है। तो लकारों में जो 5वां लकार है लेट लकार वो छंदो मात्र विषय है अर्थात मात्र वेद में काम आता है, लोक व्यवहार में कहीं भी काम नहीं आता है। अगला प्रश्न है लिट लकार है केन सूत्रेण कस्मिन अर्थे च भवति, लिट लकार किस सूत्र के द्वारा होता है
और किस अर्थ में होता है? तो लिट लकार परोक्षे लिट सूत्र के द्वारा होता है और भूत अनद्यथन परोक्षार्थ वृत्ति के अर्थ में होता है। अर्थात भूतकाल की घटनाएं जो आंखों के सामने नहीं घटित हुई हों, परोक्ष की घटनाएं हों, उसके अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है अभ्यास संज्ञा विधायक सूत्र लिख करके और उसका अर्थ आपको लिखना है। तो अभ्यास संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो पूर्वाभ्यास है और पूर्वाभ्यास सूत्र के अनुसार एकाचो द्वे प्रथमस्य, इस प्रकरण में जो उच्चारित किए गए हैं उनके मध्य में जिसको भी द्वित्व कर दिया जाए उनमें जो पूर्व होता है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। अर्थात प्रकरण में द्वित्व किया जाएगा तो द्वित्व जिसको किया जाएगा तो उनमें जो पहला होगा तो पहले की अभ्यास संज्ञा होगी। अगला है भू धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष के रूप लिखो। तो भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष के जो रूप हैं वो बनते हैं बभूव, बभूवतु, बभूवु। अगला प्रश्न पूछा गया तो ये प्रारंभ के जो 5 प्रश्न थे वो भवादि गण से थे, जो आपके पाठ्यक्रम में बता भी दिया गया था कि भवादि गण से 5 प्रश्न होंगे और शेष जो 5 प्रश्न होंगे वो अदादि से लेकर चुरादि गण तक के बाकी के जो 9 प्रकरण बचे उनमें से होंगे। जैसे कि आप देख लीजिए पहला प्रश्न जो इसका है वो अदादि गण का है। तो अदादि गण पठितेभ्य धातुभ्य सपो लुक्केन सूत्रेण भवति। अदादि गण में पठित धातुओं से सप का लोप किस सूत्र के द्वारा होता है? तो ये जो सूत्र है वो अधि प्रवृत्तिभ्य सप है, ये सूत्र है, इसके द्वारा लोप होता है अदादि गण की धातुओं में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो ज्योत्यादि गण से है। सपह स्थाने स्लु केन सूत्रेण भवति। सप के स्थान पर स्लु किस सूत्र के द्वारा होता है? तो सप के स्थान पर जो स्लु होता है वो जुहोत्यादिभ्य स्लु इस सूत्र के द्वारा होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है वो दिवादि गण से है। तो दिवादि गण में ये दिवु धातु होती है, ये किस किस अर्थ में आती है? तो दिवु धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति, इन्हीं अर्थों में दिवु धातु का प्रयोग होता है। अगला जो है रुधादिगण का प्रश्न है सनम प्रत्यय विधायकम सूत्रम विलिखे तदर्थम च लिखत। सनम प्रत्यय विधायक सूत्र लिख करके उसका अर्थ लिखिए। तो सनम प्रत्यय जो करने वाला सूत्र है वो रुधादिभ्य सनम, ये सूत्र है। और रुधादिभ्य सनम इस सूत्र के अनुसार कर्ता के अर्थ में सार्वधातु के परे रहने पर रुधादिगण पठित धातुओं से सनम प्रत्यय होता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो मुंचति इत्यत्र नुमागम विधायकम सूत्रम विलिखे तदर्थम च लिखत। मुंचति यहाँ पे नुमागम विधायक सूत्र लिख करके उसका अर्थ लिखो। तो मुंचति यहाँ पे जो नुमागम करने वाला सूत्र है वो सेमुचादि नाम है और सेमुचादि नाम इस सूत्र के अनुसार मुच, लुप, लिप, विद, सिप, सिच, कृत, खिद, पिस, इन धातुओं को नुम का आगम होता है स प्रत्यय परे रहने पर। तो इसके बाद में आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न में 10 प्रश्न आएंगे, 10 में से 5 आपको करने हैं और वो जो 5 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। तो लघुत्तरात्मक 10 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, 10 में से जो प्रारंभिक 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वो अकेले भवादि प्रकरण से होंगे और इसके बाद में जो शेष 5 प्रश्न होंगे वो बाकी के बचे हुए 9 प्रकरण अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण, इन 9 प्रकरणों में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और अकेले भवादि प्रकरण से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लघुत्तरात्मक 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको करने होंगे। सभी प्रश्न 6-6 अंक के होंगे और प्रश्न होंगे वो निम्नलिखित में से संबंधित होंगे। अर्थात सोदाहरण सूत्र व्याख्या के 5 प्रश्न होंगे और पंक्ति विवेचनात्मक जो प्रश्न होंगे वो 5 प्रश्न होंगे। पूर्व के प्रश्न पत्र में आए हुए लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो सोदाहरण व्याख्या का है। इससे अगला जो प्रश्न है वो पंक्ति विवेचन का है। फिर उससे अगला जो प्रश्न है वो भी पंक्ति विवेचन का है। इसके बाद में जो चौथा प्रश्न है वो सोदाहरण व्याख्या का है और 5वां जो प्रश्न है वो कारिका की व्याख्या का है। इसके बाद जो छठा प्रश्न है वो सोदाहरण व्याख्या का है और 7वां जो प्रश्न है वो सोदाहरण व्याख्या का है और 8वां प्रश्न है वो भी सोदाहरण व्याख्या का है और 9वां प्रश्न भी सोदाहरण व्याख्या का है और जो 10वां प्रश्न है वो पंक्ति विवेचन से संबंधित गीतकरण का प्रयोजन पूछा गया है। तो इन प्रश्न को अपन हल करके देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न था वो था परस्मयी पदानाम नल तुसु स्थल थुष नलवमा, इस सूत्र की सोदाहरण व्याख्या करनी थी। तो इसमें सबसे पहले हम पदच्छेद में इसमें 2 पद हैं। पहला है परस्मयी पदानाम और दूसरा पद है नल तुसु स्थल थुष नलवमा। तो इसकी वृत्ति में लिटस तिबादी नाम नलादय स्यु,
लिट के स्थान पर जो तिप आदि आदेश हुए हैं, तिप आदि का मतलब है जितने भी 9 आदेश हुए हैं, तिप तस जी सिप थस तय मिप वसमस, उनके स्थान पर क्रम से णल आदि होते हैं, अर्थात णल अतुस उस, थल अथुस ए और नल व और मैं, ये आदेश होते हैं। तो साधारण व्याख्या में हम देख लेते हैं, तो ये विधि सूत्र है, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, उनमें ये विधि सूत्र है। तो इस सूत्र का हम विवेचन करेंगे तो नल च, अतुश्च, उश्च, थलच, अथुश्च, अश्च, नलच, वश्च, मश्च, इनका इतरेतर द्वंद्व समास है। यहाँ परस्मी पदा नाम है, ये षष्ठ्यंत पद है, और नल तुसुस थल तुष नलवमा ये प्रथमांत पद है, 2 पद वाला यह सूत्र है। और लिटस्थ जयोरे सिरेच, यहाँ से लिट है, इसकी अनुवृत्ति ली जाती है। सूत्र के अनुसार तिप के स्थान पर नल आदेश होता है, तस के स्थान पर अतुस आदेश होता है, जी के स्थान पर उस आदेश होता है, सिप के स्थान पर थल आदेश होता है, थस के स्थान पर अथुस आदेश, थ के स्थान पर ए आदेश, मिप के स्थान पर नल आदेश, वस के स्थान पर व आदेश और मस के स्थान पर मैं आदेश होते हैं। ये क्रम से ये आदेश होते हैं, और जो ये आदेश होते हैं इसकी सारणी आपके सामने स्क्रीन पर बना रखी है। तिप बराबर नल, तस बराबर अतुस, जी बराबर उस, सिप बराबर थल, थस बराबर अथुस, थ बराबर ए, मिप बराबर नल, वस बराबर व और मस बराबर मैं, अर्थात ये क्रम से आदेश होते हैं। तो ये साधारण सूत्र व्याख्या से संबंधित प्रश्न था। और अगला प्रश्न है वो पंक्ति विवेचन से संबंधित, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा नित्यत्वात् वुग गुण वृद्धि बाधते इत्यस्य पंक्ति सावतरणम सोदाहरणम व्याख्या कार्या, नित्य होने के कारण वुक के द्वारा गुण और वृद्धि का बाध किया जाता है, इस पंक्ति की अवतरण सहित सोदाहरण व्याख्या करनी है। तो इसका जो संदर्भ है, तो यह पंक्ति वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के भवादि प्रकरण के भुवो वुग लुंग लिटो इस सूत्र से ली गई है। तो ये इसका अवतरण है, प्रसंग है इसमें बभू प्रयोग की सिद्धि। और पंक्ति विवेचन में देख लेते हैं, बभू प्रयोग में भू है, इस अवस्था में अचोणिति सूत्र के द्वारा वृद्धि, और बभूवित प्रयोग में सार्वधातु कार धातु कयो इस सूत्र के द्वारा गुण क्यों नहीं होता है। तो ये 2 स्थितियां इसमें दे रखी है, भू और है। इस स्थिति में तो अचोणिति से वृद्धि होनी चाहिए, और इसी तरह से बभूव ई और थ इस स्थिति में सार्वधातु कार धातु का गुण होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो पाते हैं गुण और वृद्धि। तो इसमें कह रखा है कृतियो अपि गुण वृद्धयो एक देश विकृतम अनन्यवत इति न्यायात वुक प्रवर्तते, करने पर भी अर्थात गुण और वृद्धि यदि कर भी दी जाए तो भी एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय के द्वारा वुक प्रत्यय है वो प्रवर्त हो गई, वुक आगम प्रवर्त हो गई। अकृतियो अपि प्रवर्तते, और यदि गुण और वृद्धि नहीं करें तब भी वुक का आगम होगा। इसीलिए ततश्च कृताकृत प्रसंगियो विधि स नित्य, इसलिए करने और नहीं करने दोनों की स्थितियों में जो कार्य होता है वह नित्य होता है। इस कारण से जो वुक आगम है वो नित्य है, और वो नित्य होकर के गुण और वृद्धि का बाध करता है। अर्थात वुक आगम में कै की इत संज्ञा हुई है, और कै की इत संज्ञा होने से किंगितिच है, इस सूत्र के द्वारा गुण और वृद्धि का बाध हो जाता है। अतः इन दोनों प्रयोगों में बभू में और बभूवित में गुण और वृद्धि नहीं होते हैं। तो ये आपका पंक्ति विवेचन से संबंधित प्रश्न था। आगे है निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। निबंधात्मक 8 प्रश्न आएंगे, 8 में से 4 आपको करने। तो 8 प्रश्नों में से जो प्रारंभिक 4 प्रश्न होंगे वो अकेले भवादि प्रकरण से होंगे, और इसके बाद में शेष बचे हुए जो 4 प्रश्न होंगे वो आपके सामने 9 प्रकरण है, उन 9 प्रकरणों में से होंगे। तो पहला है अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण, ये 9 गण हैं। इनमें से 4 प्रश्न आएंगे, और अकेले भवादिगण से 4 प्रश्न होंगे। तो पहले के प्रश्न पत्र में जो आए हुए हैं वो प्रश्न आपके सामने है। तो इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे सारे वो रूप सिद्धि से संबंधित होंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें रूप सिद्धियां पूछी गई है, तो 2 रूप सिद्धियों को हम करके देख लेते हैं। तो पहला है भवामी भू सत्तायाम, सत्ता के अर्थ में भू धातु होती है, तो यहाँ पे वर्तमान लट से लट लकार हो गया, अनुबंध लोप हो गया, तो भू और लय बचा। कर्ता के अर्थ में लय की परस्मै पद संज्ञा हो गई, परस्मै पद होने के बाद उत्तम पुरुष संज्ञा हो गई, उत्तम पुरुष होने के बाद फिर एक वचन हो गया, और उसके बाद में तिप्ता जी से लय के स्थान पे मी पादेश हो गया, अनुबंध लोप से मी शेष बचा। तो स्थिति होगी भू और मी। तिंग सित सार्वधातुकम, इस सूत्र के द्वारा सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, कर्तरी सब सूत्र के द्वारा सब का आगम हो जाएगा, अनुबंध लोप करोगे तो भू ए मी, यह स्थिति बचेगी। इसके बाद तिंग सित सार्वधातुकम से पुनः सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, और सार्वधातुक का अर्धातुक ऐसे गुण हो जाएगा, तो स्थिति रहेगी भो ए मी। एचो एवयावे से ओ के स्थान पर अवादेश होगा, तो स्थिति बनेगी भव ए और मी। अतो दीर्घ हो, यहीं से दीर्घ हो जाएगा, तो भवामी रूप आपका बन जाएगा। ये लट लकार का रूप था,
इसके बाद में बभूवतु, ये लिट लकार का रूप है। तो यहाँ पे भू धातु सत्ता के अर्थ में, यहाँ पे परोक्ष लिट से लिट लकार, अनुबंध लोप होने पर भू और लय ये शेष बचेगा। यहाँ कर्ता के अर्थ में ल के स्थान पर परस्मै पद संज्ञा, परस्मै पद होने पर प्रथम पुरुष संज्ञा, प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप्ता जी से ल के स्थान पर तस आदेश हो जाएगा, तो स्थिति रहेगी भू और तस। इसके बाद में परस्मै पदानाम नल तुष थल तुष नल वमा, तस के स्थान पर अतुष आदेश हो जाएगा, तो स्थिति रहेगी भू अतुष। भुवो वुग लुंग लिटो, इससे वुग का आगम हो जाएगा, अनुबंध लोप होगा तो वैशेष बचेगा, तो स्थिति भूव और अतुष। लिटी धातु और अनभ्यास से भूव को दित्व हो जाएगा, तो स्थिति भूव भूव अतुष। पूर्व अभ्यास से पूर्व भूव, इसकी अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, और हलादि शेष से अभ्यास का हलादि शेष रह जाएगा, अर्थात भू शेष रह जाएगा, तो स्थिति भू भूव और अतुष। ऋस्व से अभ्यास के स्थान पर ऋष हो जाएगा, तो भू है अभ्यास वाला वो छोटा रह जाएगा, तो भू भूव और अतुष। भवतेरे से अभ्यास उकार के स्थान पर आकार हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी भय भूव अतुष। अभ्यास से चर्च, इस सूत्र के द्वारा भय के स्थान पर ब हो जाएगा, तो स्थिति बभूव अतुष। और इसके बाद में सैका ऋतु और विसर्ग होगा, तो ये रूप आपका बन जाएगा बभूवतु। तो जो 32 नंबर का जो होंगे उसमें 16 रूप सिद्धियां आपको करनी है, अर्थात 4 प्रश्नों में 4-4 रूप सिद्धियां आपको करनी है, तो 16 रूप सिद्धियां कुल आपको करनी रहेंगी। इसमें प्रत्येक रूप सिद्धि 2 अंक की होगी। अति विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 18 अंक का होगा, तो 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से आपको 1 प्रश्न करना है। तो अति विस्तृत निबंधात्मक 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न होगा वो भवादि प्रकरण से होगा, और शेष अगला जो 1 प्रश्न होगा वो बाकी के बचे हुए 9 प्रकरणों में से होगा। दादी, जो इत्यादि, दिवादी, स्वादि, तुदादी, रुदादी, तनादि, क्रियादि और चुरादि, इन 9 प्रकरणों में से 1 प्रश्न, और अकेले भवादि प्रकरण से 1 प्रश्न होगा। तो अति विस्तृत निबंधात्मक 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न आपको करना होगा, वह प्रश्न 18 अंक का होगा, और प्रश्न होगा वो निम्नलिखित से संबंधित होगा: सोदाहरण, प्रत्युदाहरण, विश्लेषण और सूत्र व्याख्यात्मक, अर्थात सूत्र की पूर्ण विवेचना से संबंधित वो प्रश्न होगा। तो पूर्व प्रश्न में जो आए हुए निबंधात्मक प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सनवन लघुनी चंग पर अनगलोपे और नी श्री द्रु श्रुव्य कर्तरी चंग, ये दोनों भवादिगण से लिए हुए हैं। दोनों सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करनी, अर्थात 9 अंक की एक सूत्र की व्याख्या होगी। और अगला जो प्रश्न है बाकी के 9 प्रकरणों में से लिया हुआ है, तो एक की हम देख लेते हैं। तो पहला है सनवत लघुनी चंग परे अनगलोपे, इसमें का पदच्छेद करते हैं, तो सनवत लघुनी चंग परे और अनगलोपे, इसके 4 पद हो जाते हैं। तो वृत्ति में है चंग परे नौ यदंगम तस्य यो अभ्यास लघु परे तस्य सनवत कार्यम भवति णी प्रत्यय परे अगलोपो न स्यात्। ये सनवत भाव करने वाला सूत्र है, अर्थात सन प्रत्यय नहीं होते हुए भी सन प्रत्यय के समान इसको मान लिया जाता है, और तब ये काम करता है। तो सोदाहरण व्याख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले में बहुब्री समास, ये चंग परो यस्मात् से चंग परे तस्मिन चंग परे इति बहुब्री, और अकोलोपे अगलोपे, नए अगलोपे अनगलोपे और तस्मिन अनगलोपे, यहाँ भी बहुब्री और तत्पुरुष दोनों समास है। और सनी इव सनवत, यहाँ पे सनवत है यह व्यय पद है, लघुनी है सप्तम्यंत पद है, अनगलोपे है ये भी सप्तम्यंत पद है, और अनेक पद वाला ये सूत्र है। बहुब्री गम्यणी और अंगस्य इति च अनुवृत्ते, इन्हीं की 2 की अनुवृत्ति ली गई है। तत्र नौ इत्यावृत्ते एकम लघुनी इत्यत्र अन्वेति, यहाँ पे 9 इसकी आवृत्ति करके 1 की अनुवृत्ति ली गई है। और तथा चंग परे नौ या लघु तस्मिन परते इति लभ्यते, और उसके द्वारा चंग परे नौ जो छोटा है उसके अर्थ में यहाँ पे ये अर्थ प्राप्त होता है। और जो दूसरा है द्वितीयम तु अनगलोपे इत्यत्र अन्वेति, तो उसमें अनगलोपे इसके साथ में अन्वय किया जाता है, और उसका जो अर्थ लिया जाता है णौ परते यह लोप है, णी परे रहने पर जो लोप होता है उसका अभाव होने पर, इस तरह से इसका अर्थ प्राप्त होता है। तो सूत्र के अनुसार चंग परे नौ यद अंगम, चंग पर णिच प्रत्यय परे रहने पर जो अंग तस्य यो अभ्यास है लघु पर है, उसका जो अभ्यास लघु पर होता है तस्य सनवत कार्यम भवति, सन प्रत्ययवत कार्यम भवति, वहां पे सन प्रत्यय लगे हुए के समान कार्य होता है। तो णी प्रत्यय परे होने पर अकलोप नहीं होता है, जैसे कि ये उदाहरण में सिद्ध कर रखा है। और यहाँ पे सन परे होने पर निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो संज्ञातय, तो जैसे कि सन प्रत्यय परे होने पर ये सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये कार्य होते हैं। संज्ञातय सूत्र से इकार आदेश होता है, ओपूर्ण जपरे इस सूत्र के द्वारा इकार आदेश होता है, और स्रवती श्रेणोती द्रवती प्रवती प्लवती चैवती नामा इससे विकल्प से इकार आदेश होता है। तो ये सारे कार्य सन्वत भाव होने पर होते हैं। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, धन्यवाद है।